नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आज जो है आशा करते हैं आप लोगों से कि आप भी स्वस्थ होंगे। कई दिनों बाद आज हमारी क्लास लगी है। थोड़ा सा जो है समय का अभाव था, इस वजह से थोड़ा सा जो है क्लास एक दो दिन डिस्टरबेंस में रही। कोई बात नहीं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के लिए जो है क्लास प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश ये करेंगे कि अब बहुत कम गैप हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम जो है हमको लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक हो जाना चाहिए, जैसे भी होगा। तो उसके लिए फिर देखते हैं। हम लोग मूल अधिकार पर पहुंच चुके हैं। मूल अधिकार में जो है इसका आखिरी पड़ाव चल रहा है। हो सकता है कि आज की क्लास में पूरा ख़त्म भी हो जाए। तो मूल अधिकार में हम लोग जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये पढ़ना है हम लोगों को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। अब इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को, यानी कह सकते हैं आप कि पालिका को यह शक्ति दी है कि किसी भी तरीके से यदि नागरिक के किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो इस अनुच्छेद के माध्यम से न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय जो शीर्ष न्यायपालिका है इस अनुच्छेद के माध्यम से उस मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती है या सरकार के खिलाफ जो है कोई भी नियम बना सकती है या सरकार के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो वाद दायर कर सकता है और उसकी मांग कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है 5 प्रकार की रिटें जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जारी की जाती हैं, वो 5 प्रकार की रिटें हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है तो अनुच्छेद 32 को जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। क्या? संविधान की आत्मा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मूल अधिकार तब तक जो है प्रवर्तनीय नहीं होंगे जब तक कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उनको प्रवर्तनीय कराया ना जाए, यानी सरकार उसमें कोताही कर सकती है। इसलिए मूल अधिकारों पर जो क्या नाम के कह सकते हैं कि मूल अधिकारों को पाने के लिए जो एक सीढ़ी है वो अनुच्छेद 32 है। यानी सरकार अगर मनमानी करती है, सरकार किसी भी तरीके से ऐसा कुछ लापरवाही करती है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वाद दायर किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा ही है, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही भारतीय संविधान का जो पूरा चिट्ठा है वो सारा चिट्ठा इन्हीं मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही जो है पूरा बनाया गया है। उसी के अनुसार संसद नियम भी बनाती है और सरकारें भी उसी के इर्द गिर्द कार्य करती हैं। तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा है जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब ये जो है कह सकते हैं कि केवल मौलिक अधिकारों का जो है एक प्रकार से केवल मौलिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि ये मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए सुरक्षा भी है, यानी ये एक प्रकार से सुरक्षा का माध्यम है। तो इसके अंतर्गत जो है जो 5 प्रकार की रिटें दायर की जाती हैं, जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली,
दूसरी परमादेश, तीसरी उत्प्रेषण, चौथी प्रतिषेध, पांचवी जो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसके अंतर्गत क्या है, ये जो 5 प्रकार की रिटें हैं, इन 5 प्रकार की रिटों को जो जारी करता है वो हाई कोर्ट जो है, इसको जो है पहले सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है इन रिटों को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है। शुरू में जो है ये भारतीय संविधान में जो शुरू में जो था अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत जो रिट जारी करने का अधिकार था वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास था, लेकिन जो है बाद में ये अनुच्छेद ये जो है रिट जारी करने का जो अधिकारिता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए हाई कोर्ट को भी इसमें शामिल किया और ये बताया कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी जो है इसको जो है इसके अंतर्गत रिट जारी कर सकती है। यानी अब राज्य और केंद्र से संबंधित कोई भी मामला होगा या फिर राज्य और जनता से संबंधित कोई मामला होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सुनवाई कर सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं। इन 5 प्रकार की रिटों को जो है हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बंदित प्रत्यक्षीकरण से, परमादेश से और अधिकार परीक्षा से। अभी तक उत्प्रेषण से तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन बंदित प्रत्यक्षीकरण से बहुत ज्यादा ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ जो 2 रिटें बची हुई हैं उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो इस वजह से भविष्य की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट की दृष्टि से ये इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इस वजह से पढ़ना आवश्यक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रस्तुत करना, यानी बंदी को, किसको? बंदी को। जो भी व्यक्ति जो है इस अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है इस रिट जारी की जाती है प्रत्यक्षीकरण की, तो जो भी व्यक्ति जो है वो कानून की नज़र में यदि बंदी बनाया गया है या कानून की नज़र में वो जो है दोषी है, यानी प्रथम दृष्टया दोषी है, तो उसको जो है जब गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को जो है क्या किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने और उसको जो है जो उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं उसकी पुष्टि के लिए वो सही है कि गलत है, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। गिरफ्तार व्यक्ति कारण जान सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो इस रिट के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है उसे अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है ये जानने का अधिकार है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, और वो अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर छोड़ा भी जाता है। यानी यदि इसकी गिरफ्तारी को
यदि न्यायालय अवैध करता है, अवैध घोषित करता है तो इस स्थिति में क्या होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ना होगा। यानी कोई भी व्यक्ति यदि जो है इस रिट के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। और ऐसे रिट के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। और ऐसे रिट के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को यदि न्यायालय उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करता है तो उसे तुरंत प्रभाव से यानी तत्काल प्रभाव से उसको वहां पर छोड़ना होगा। ये जो है इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो ये सारे हैं। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि यानी किस स्थिति में उसको छोड़ा नहीं जा सकता और किस स्थिति में उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जब न्यायिक अवमानना की जो है मामला जो है वो न्यायिक अवमानना से संबंधित हो। न्यायिक अवमानना, ये यहाँ पर लिखिए अपवाद। ये जो है क्या है, अपवाद है। न्यायिक अवमानना से संबंधित मामले में यानी कब व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तारी जो है उसकी जो है 24 घंटे के अंदर संसदीय जो है इसमें न्यायालय प्रस्तुत करने से छूट मिल सकती है जब मामला न्यायिक अवमानना से संबंधित हो, जब मामला संसदीय अवमानना से संबंधित हो, संसदीय अवमानना से संबंधित हो, संसदीय अवमानना से संबंधित हो, या गिरफ्तार व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता से बाहर हो। यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो न्यायिक अधिकारिता से बाहर हो। ऐसे व्यक्ति को जो है जैसे न्यायिक अवमानना से संबंधित कोई मामला है तो उसको जो है इन सब जो उसमें प्रतिबंधित प्रत्यक्षीकरण में जो प्रावधान प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रस्तुत करने का दिया गया है, तो न्यायिक अवमानना के मामले में क्या है, इस मामले में जो है उसको छूट नहीं मिल सकती है। और संसदीय अवमानना से संबंधित मामलों में भी इसको छूट नहीं मिल सकती है। और कोई व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारिता यानी ऐसा कोई न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को जो है दंड दिया है या ऐसा कोई प्राधिकारी उसको गिरफ्तार किया है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो ये भी जो है यहाँ पर लागू नहीं होता है। यानी उसको जो है तत्काल प्रभाव से छोड़ा जा सकता है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। अगली रिट है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी जो आदेश दिया जाए उसका पालन करना। तो दूसरा क्या है, परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना, यानी आदेश देना। यानी जो है न्यायालय क्या करेगा, ऐसे मामलों में आदेश देगा जो परमादेश के अंतर्गत होगा। और परमादेश में क्या होगा, किसी भी लोक प्राधिकारी जो अपने अनुरूप पद के अनुरूप जो है दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, कोई भी लोक प्राधिकारी जो अपने पद के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, तो इसके लिए जो है उसके जो है विधिक उपचार के लिए यह परमादेश रिट जारी की जाती है। जैसे कोई भी लोक प्राधिकारी जो अपने पद के दायित्व
का निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। तो कोई भी लोक प्राधिकारी जो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसको जो है इस स्थिति में उसको विधिक उपचार के लिए जो है इस प्रकार की रिटें जारी की जाती है। तो इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में उस प्राधिकारी के खिलाफ जो है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा, हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा ये रिटें जारी की जाती हैं। और ये रिट जो है, जो परमादेश की है, ये अपवाद स्वरूप क्या है, अपवाद में जो है ये राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती। यानी कोई भी वर्तमान राष्ट्रपति या कोई भी जो है राज्यपाल होगा तो उसके खिलाफ जो है ये रिट नहीं जारी की जा सकती है। और किसके खिलाफ, जैसे जो निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हैं या कार्यरत प्राधिकारी है, यानी निजी क्षेत्र में भी ये निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के ऊपर नहीं, यानी ये जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी जो है ये रिट जारी नहीं की जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ इस तरह की रिट जो है नहीं जारी की जा सकती, ये अपवाद है। अगला है जो है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये जो दो रिटें हैं ये न्यायिक रिटें हैं। इनको जो है किसी लोक प्राधिकारी से कोई मतलब नहीं है, ये न्यायालय से संबंधित रिटें हैं। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अंतरण की बात है। तो इसमें जो है प्रतिषेध में क्या है कि प्रतिषेध के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि मना करना, यानी सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। यानी किसी भी जो है निम्न न्यायालय, कह सकते हैं कि जो है अधीनस्थ न्यायालय, यानी किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के ऐसे मामले में जो है जिसमें वो किसी ऐसे मामलों पर सुनवाई कर रहा है जिस पर उसे सुनवाई की अधिकारिता नहीं है, तो निम्न न्यायालय जो है वो क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से उस मामले को जो है अपने पास मंगा सकता है। यानी कार्यवाही करते हुए, उस समय जो है कार्यवाही चल रही होती है और कार्यवाही को बीच में ही रोक करके ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों से मामले को उच्च न्यायालय जो है, उसके जो न्यायालय है, हाई कोर्ट कह सकते हैं, कि वो जो है ऐसे मामलों को अपने पास बुला सकता है। यानी कह सकते हैं कि वरिष्ठ न्यायालय जो है, वरिष्ठ न्यायालय यानी कह सकते हैं उच्च न्यायालय, जैसे जो उसकी अधिकारिता में आते हैं। जैसे सरल शब्दों में हम आपको समझाएं तो कह सकते हैं कि जैसे कोई मामला यदि जिला न्यायालय में लंबित है और उस जिला न्यायालय को उस मामले में सुनवाई की अधिकारिता नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट में एक रिट दायर की जाएगी जो प्रतिषेध के माध्यम से होगी। और प्रतिषेध रिट के द्वारा क्या होगा कि हाई कोर्ट उस जिला न्यायालय के उस मामले को अपने पास मंगा लेगा और उसको जो है क्या कर देगा, मना कर देगा कि आप इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ये आपके अधिकारिता का मामला नहीं है, ये मामला जो है ये हाई कोर्ट की अधिकारिता का है। तो उस पर क्या करेगा, वो जिला न्यायालय से मामले को जो है वो हाई कोर्ट में मंगा सकता है। तो ये जो है अधीनस्थ के मामले में होता है। और इसी मामले में ऐसे भी होता है, जैसे प्रतिषेध के मामले में ही अब देश के सारे हाई कोर्ट जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो है अंतर्गत आएंगे। तो किसी भी हाई कोर्ट में ऐसा कोई मामला लंबित है जो हाई कोर्ट के स्तर का नहीं है, तो उस मामले को जो है इस प्रतिषेध के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। इसलिए यहाँ पर कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, यहाँ पर वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जो है
ये आदेश देने की बात है। जैसे अर्ध न्यायिक भी है, उसमें भी है, न्यायाधिकरण है उसके अंतर्गत भी है। यानी जो न्यायाधिकरण के अंतर्गत जो भी अधिकारिता आती है, अन्य छोटे छोटे न्यायाधिकरण आते हैं, उसमें जो है ये रिट जारी की जा सकती है, और ऐसे मामलों में जो उसकी अधिकारिता से बाहर है। तो ये प्रतिषेध का मतलब है कि जो है इसमें एक परिभाषा जिसे आप लोग लिख सकते हैं कि यह रिट जो है वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जो है जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के नैसर्गिक न्याय या नियमों के विपरीत जाने की बात करते हैं, उसमें जो है मामले में ऐसा हो सकता है। और ये जो प्रतिषेध रिट है, ये कार्रवाई लंबित होने की स्थिति में, यानी कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में जारी की जाती है। यानी ऐसे मामले जो जिस पर कार्यवाही जो है न्यायालय में लंबित है, और न्यायालय में लंबित होने के साथ साथ उसकी अधिकारिता, उस न्यायालय की अधिकारिता उस कार्यवाही पर नहीं बनती है, तो ऐसे जो है मामले की कार्यवाही क्या होता है, वो वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों से जो है ऐसे मामलों को अपने पास बुला सकता है। तो ये हुआ प्रतिषेध का मतलब प्रतिषेध में क्या रिटे हैं। और एक और है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या है कि उत्प्रेषण का एक प्रकार से जो है कह सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। ये जो है पूर्णतया सूचित कीजिए, यानी हमको जो है इस प्रकार की सूचना जो है मिली है, जो वो क्या सही है कि गलत है, इसकी सूचना जो है दी जाए। यानी उत्प्रेषण के माध्यम से, ये भी न्यायिक रिट है। इसमें और प्रतिषेध में सिर्फ इतना अंतर है कि प्रतिषेध रिट जब जारी की जाती है तो वो मामला चल रहा होता है, यानी मामला लंबित होता है न्यायालय में, उस समय जारी की जाती है। और उत्प्रेषण रिट जो है ऐसे किसी मामले में जारी की जा सकती है जिसमें जो है उसकी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर होते हुए भी जो है वो निम्न न्यायालय का क्या करते हैं, उसमें निर्णय सुना चुके होते हैं, यानी निर्णय अपना दे चुके होते हैं। और ऐसा फिर उच्च न्यायालय यानी वरिष्ठ न्यायालयों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये निर्णय जो है नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, तो ऐसे मामलों में जो है वो उस मामले को अपने पास बुला करके उसका जो है रिव्यू कर सकते हैं। तो ये उत्प्रेषण रेट क्या है, उत्प्रेषण रेट में क्या है कि अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के द्वारा जो है निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामले को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। यानी ऐसा कोई अधीनस्थ न्यायालय में से इसी मामले को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने पास बुलाना या अपने पास लाना, यानी अधीनस्थ न्यायालय में जो केस चल रहा है उस केस को जो है वरिष्ठ न्यायालय क्या करेगा कि वो ऐसे मामले में जो है ऐसे मामले में क्या करेगा कि वो जो है जो मामला चल रहा है उसमें कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को सजा हो गई है, और जो वरिष्ठ न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसमें न्यायिक जो है नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हुआ है, प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसा रिट जारी कर सकता है। नैसर्गिक न्याय तथा प्राकृतिक न्याय के नियमों का
उल्लंघन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसके खिलाफ इस उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत ऐसे में मामलों को जो है वो वरिष्ठ न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे इसके अंतर्गत इसमें अंतर क्या है, इसमें और प्रतिषेध में, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में सिर्फ इतना अंतर है कि प्रतिषेध के मामले में जो है मामला लंबित हुआ होता है, यानी मामले पर कार्यवाही चल रही होती है और बीच में ही कार्यवाही को रोक करके वो अपने मामले उस मामले को जो है अपने पास बुला लेता है। और उत्प्रेषण में क्या होता है कि मामले में सजा हो चुकी होती, यानी मामला जो है ये पूरा हुआ होता है और उसके बाद फिर उसमें लगता है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन हुआ है या नैसर्गिक न्याय के नियमों का जो है उल्लंघन हुआ है, तो क्या करता है ऐसे मामलों को अपने पास बुला लेता है। ये जो है ये इसका जो है मेन उद्देश्य है उत्प्रेषण का। और उत्प्रेषण के अंतर्गत जो है इसका आधार क्या है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध का, उत्प्रेषण और प्रतिषेध का जो है अधिकारिता का अभाव या आधिक्य, यानी उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध रिट जारी करने का आधार, इसका आधार क्या है, किस आधार पर इस प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं, तो अधिकारिता का जो है अभाव या आधिक्य, अधिकारिता का अभाव या आधिक्य, यानी जो है अधिकारिता का अभाव होगा उस जगह पर भी और अधिकारिता से बाहर जाकर के ऐसा कुछ कार्य करता है तो भी जो है उसका जो है इस प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, निर्णय में वैधानिक गलती या अभिलेख में स्पष्टतः दर्शित न होगा, यानी निर्णय में जो है संवैधानिक गलती या निर्णय में अस्पष्टता न होना, यानी कोई भी मामला जो है जो संवैधानिक स्तर पर उसमें गलतियां हुई हैं और या फिर जो है वो न्यायालय जो है ऐसे किसी मामले में जो है स्पष्ट आदेश नहीं देता है और उसमें गोलमोल रवैया अपना देता है, तब ऐसे मामले में क्या होता है कि उसको उसकी स्पष्टता के लिए इस प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। अब इसमें जो है अधिकार परीक्षा अगली आती है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या है कि इसमें किस अधिकार से, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किस अधिकार से, यानी आप जो अधिकार आप जता रहे हैं उसका आधार क्या है और उसको आपको किस प्रकार से मिला है, यानी अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या है कि इसमें जो है जो रिट जारी की जा सकती है, कोई भी व्यक्ति ऐसा पद धारण कर लेता है जो सार्वजनिक पद जिसका जो है वो अधिकारी नहीं है, यानी ऐसा कोई सार्वजनिक पद धारण कर लेता है जिसका कि वह उस पद का जो है अधिकारी नहीं है या उस पद की योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पद पर वो आसीन है और उसके पद के लायक नहीं है तो कोई ऐसा ही व्यक्ति जो है उसके खिलाफ आवेदन करेगा जो उस पद का अधिकारी होगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो है क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके खिलाफ इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है, यानी अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद धारण करता है, कोई ऐसा व्यक्ति
जो सार्वजनिक पद धारण करता है, जिसका वह अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं, यानी उस पद पर बने रहने के लिए योग्य नहीं है, यानी योग्य नहीं, यानी योग्य नहीं है तो ऐसे पद पर वो बने रहने का अधिकारी नहीं है, उसके खिलाफ जो है अधिकार पेक्षा रिट जारी की जा सकती है। और ऐसा कोई व्यक्ति जारी करेगा जो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इस पद के लिए जो है योग्य हो, ऐसा ही व्यक्ति इस तरह की रिट जारी करे। तो इसके अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों का जो है, इसमें जो 5 प्रकार की रिटें हैं इसमें हमने बताया। और इसके बाद इसमें जो और प्राविधान है, जैसे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, और ये जो है आपातकाल में भी लागू होते हैं। यह जो है इसमें जो है यह क्या है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या है कि एक प्रकार से विवेकीय उपचार है, जो कहा जा सकता है कि प्रार्थी अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है, और न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार यह रिट जारी करने या न करने के विषय में निर्णय करती है। तो यानी इसके इस रिट प्रकार की रिटों को जारी करने का जो न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है वो कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों के से ज्यादा है, क्योंकि न्यायालय ऐसा जो है मामला जाएगा उसके पास तो वो देखेगा कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपने विवेकीय शक्ति के अनुसार यानी वो उस मामले की जो है जांच करेगा, और ऐसा उसे लगता है तभी इस प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। अब इसमें जो है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में इतना ही था, और संवैधानिक उपचारों के बाद इसमें 2-3 अनुच्छेद मूल अधिकार में और बच रहे हैं, उसके बारे में जल्दी से चर्चा कर देते हैं ताकि जो है मूल अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाए, यानी मौलिक अधिकारों से आज मुक्ति मिल जाए। क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई, कई सारी क्लास इस पे मौलिक अधिकारों पर जो है चर्चाएं हो चुकी हैं, तो अब हम चाहते हैं कि इसको समाप्त किया जाए। तो अनुच्छेद 32 हो गया है। 33 में क्या है कि अनुच्छेद, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं है, 33, 34, 35 कोई विशेष मैटर इसका नहीं रखता है, क्योंकि जो है इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते उनते नहीं है, तो हम ये जरूर इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि जैसे अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो है वो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों को जो है वो ऐसा कोई कानून बनाए, यानी मौलिक अधिकारों के जो है विरुद्ध भी ऐसा कोई कानून किसी विशिष्ट समुदाय यानी विशिष्ट वर्ग के संबंध में बना सकती है जिससे उसको फायदा हो, विशिष्ट वर्ग को फायदा हो। तो ऐसा जो है जो कानून बनाएगी संसद, उसको यह अधिकार होगा, और इस प्रकार से जो है उसके खिलाफ ऐसा कोई जो है केस दायर नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई सुनवाई नहीं की जा सकती है कि वो किसी विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो है लोग हैं उसके जो है पक्ष में ऐसा कोई कानून पारित करती है। तो वो जो है ऐसा कोई कानून पारित करती है तो मूल अधिकारों के निर्बंधन से संबंधित या फिर जो है उसके निराकरण के संबंधित जो है ऐसा कोई कानून संसद बना सकती है। और अनुच्छेद 33 के बाद जो है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत है कि अनुच्छेद 34 में जो है ऐसे क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है जहां पर मार्शल लॉ लागू हो, यानी मार्शल लॉ लागू होने वाले क्षेत्रों में जो है ये जो है मार्शल लॉ से संबंधित है, यानी मार्शल लॉ लागू वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में जो है इस क्षेत्रों में जो है संसद कानून बना सकती है और मार्शल लॉ से संबंधित जो भी उपचार होगा उसके अंतर्गत ला सकती है। और ऐसे मार्शल लॉ के अंतर्गत बनाए गए कानूनों का जो है इस आधार पर जो है उसको अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि वो जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
और मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो है वो संसद कानून बना सकती है। अगला अनुच्छेद है 35 के अंतर्गत जो है क्या है कि संसद को यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून बना सकती है। यानी जो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के अंतर्गत जो कानून है वो संसद बना सकती है और इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल नहीं आता है। राज्य विधानमंडल नहीं, राज्य विधानमंडल ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों से संबंधित लागू कराने से संबंधित होगी। ऐसा कानून कौन बनाएगा? वो सिर्फ संसद बनाएगी। तो इसमें जो है मौलिक अधिकारों में इसके लिए इतना ही है। बाकी जो है आज के लिए और मौलिक अधिकार आपके समाप्त होते हैं। तो अगला जो चैप्टर हम लोगों का होगा वो क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व। तो अगला चैप्टर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें क्योंकि हम लोगों का हौसला बढ़ता है। और इसमें जो है इस समय थोड़ा व्यू कम आ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि लोग देख नहीं रहे हैं। तो आप लोग देखिए और लाभ लीजिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे इसको जो है उतना अच्छा रहेगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें रख रहे हैं। फालतू की चीज़ें इसमें नहीं है क्योंकि जो आना है उसी को जो है इसमें बताया जा रहा है और संभवतः प्रश्न यहीं से बनेंगे, ये भी है। और आप लोग, अब पूर्णतः तो दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम दावा ये करते हैं कि हमने जितना पढ़ाया, हमने जितना बताया आप लोगों को इस वीडियो में या इस क्लास में, उस वीडियो और क्लास में आपको मैक्सिमम प्रश्न मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार।